हाय फ्रेंड्स, जैसा कि कल की क्लास जो चली थी प्लासी का युद्ध। कल जो क्लास चला था प्लासी का युद्ध, और प्लासी के युद्ध में आपको स्पेशल जो बताया गया था प्लासी के युद्ध की भूमिका बताया गया था। आज जो हम बताने जा रहे हैं वह प्लासी के युद्ध की भूमिका के साथ साथ आप ये समझिए कि प्लासी का युद्ध कैसे होता है और भारत गुलामी की जंजीरों में कैसे बंधने जा रहा है। आप ये समझिए कि दास्तां में कैसे उलझता चला जा रहा है। इसका डेट था 23 जून 1757। इतनी बातें समझ में आ गई तो फ्रेंड्स याद रखिए, एक आप छोटे से मैप बना लेंगे जिससे आपको आज समझने में आसानी। ये देखिए आपका इंडिया है, ठीक। जैसा कि कल जो क्लास चली थी वह क्लास कहां तक चली थी, यहां पर बंगाल में 1719 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां ने, याद रखिएगा, एक पद्धति लगाया था। क्या लगाया था? पद्धति। उस पद्धति का नाम है इजारा व्यवस्था। अब आपके मन में एक बात उठ रही होगी कि इजारा व्यवस्था क्या है। इजारा व्यवस्था एक, याद रखिएगा, जो राजस्व वसूलने का काम है, राजस्व वसूलने का काम है, वह ठेके पर दिया जाता, वह ठेके पर दे दिया जाता था कि 1 साल 2 साल के लिए ठेका दे दिया गया कि आप उसे वसूल करिए, उसके बाद हम आपको सालाना या वार्षिक हम ले लिया करेंगे। उसमें से हम आपको, या आप उन्होंने बता दिया, ठेके दे दिया कि 1 महीने के लिए आप इस तरीके से लीजिए, उसके बाद इस व्यवस्था में से आपको सैलरी भी दे दी जाएगी, कमीशन भी मिलता था। एक बात याद रखिए, ये जो इजारा व्यवस्था है ना, इसमें सबसे ज्यादा राजा को ही मुनाफा होता था। तो यहां नोट कर लीजिए, ठेकेदारी वाली प्रथा में क्या होता था, राजा को ही सबसे ज्यादा मुनाफा होता था। अब याद रखिएगा, क्योंकि बंगाल में जो मुर्शीद कुली खां है, ये अपने आप को नवाब घोषित कर ही बैठा। कुली खां ये यहां पर अपने आप को नवाब समझ बैठा, और जब नवाब समझ लिया तो इसका मतलब टैक्स लेने के लिए भी तैयार है कि हमको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, थोड़ा बहुत जो बचेगा, अच्छा जो उन्होंने बोला उसके बाद कमीशन हम दे दिया करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट पर, केंद्रीय सत्ता में दे दिया करेंगे। एक बात समझिए आप, ये तो इजारा व्यवस्था तो लागू कर दिया, लेकिन और भी क्या किया, ये खालसा पद्धति को बढ़ावा दिया। खालसा पद्धति में जो जमीनें थी, उसका क्षेत्रफल बढ़ाने की भी बात कर दिया। इतनी बातें आपको समझ आ रहा है। जैसे आप देखिए, इक्ता व्यवस्था थी, उससे भी क्या होता था, राजा को अच्छा खासा मुनाफा होता था। इसमें से क्या करते थे, कमीशन प्लस प्रशासन और मुनाफा सब कमा करके, यही व्यवस्था इजारा व्यवस्था में थी। मान लीजिए 15 गांव को उन्होंने दे दिया, उसी को मुनाफा और आमदनी निकाल करके लाया और कमीशन भी निकाल लेता था। इस ठेके पर जो राजस्व
वसूलने का कार्य है, वही क्या है? इजारा व्यवस्था। तो मुर्शीद कुली खां ने अपने ठेकेदारी व्यवस्था को शुरू कर दिया। अगर आपसे पूछा जाएगा ठेकेदारी व्यवस्था, इजारा व्यवस्था किसने शुरू किया, तो याद रखना मुर्शीद कुली खां ने ही किया था। ये बातें समझ में आ गई होगी। अब मुर्शीद कुली खां जो है वह शासन और टैक्स में कई पद्धति लाई और लागू भी किया, जैसे खालसा भूमि में बढ़ोतरी की, जैसा कि मैंने बताया, और इससे राजा को सीधा मुनाफा होने लगा। और इक्ता भूमि जो है उससे टैक्स मिलता था, उससे राजा को भी प्राप्त होता था। फ्रेंड्स, ये भी और आगे देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए। अब सवाल उठता है कि आखिर कर्मचारी को कब देता था? कर्मचारी को जो जागीरदारी व्यवस्था थी, जागीरदारी व्यवस्था थी, उसमें से किसको देता था? कर्मचारियों को देता था। कितनी अजीब बात है। यानी इन सब से उसूल करके मुनाफा अच्छा खासा प्रशासन को देता था, आमदनी करता था, कमीशन देता था, ये सब काम करते थे। लेकिन कर्मचारियों को कहां से देता था? जो जमींदारी व्यवस्था थी उसमें देता था। कहने का मतलब ये मुर्शीद कुली खां अपने आप को आल इन आल समझने लगा, सर्वे सर्वा समझने लगा, अपने आप को नवाब समझ बैठा और कहा कि हम स्वतंत्र को मतलब बंगाल को अपने आप में हम स्वतंत्र करा के रहेंगे, और स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक भी माना जाने लगा। यहां तक कि आज भी हिस्ट्री में कहा जाता है मुर्शीद कुली खां को स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक माना जाता था। यहां लिख लेंगे कि बंगाल का स्वतंत्र संस्थापक कौन है? तो मुर्शीद कुली खां ही है। ऐसा थोड़ी ना है कि आज वो नवाब है तो क्या ये मृत्यु नहीं होगी? याद रखना 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? मुर्शीद कुली खां की। क्लियर? किसकी मृत्यु होती है? मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। यहां तक कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब आपको देखना है कि मुर्शीद कुली खां मरने से पहले अपने आप को बंगाल का नवाब भी समझ बैठा। एक बात बताइए कि अगर 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाएगी तो कोई न कोई दावेदार तो बनेगा। तो मुर्शीद कुली खां के मरने के बाद उत्तराधिकारी के रूप में सुजाउद्दीन आया। कौन आया? सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनने के लिए आया। ये आप कह सकते हैं बंगाल का नवाब मुर्शीद कुली खां के मरने के बाद सुजाउद्दीन ही बना। यहां तक कोई आपत्ति नहीं होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां ये कंडीशन बन रही है, ये बंगाल की कंडीशन, अभी तक तो बंगाल की कंडीशन है। अब एक तरफ आप चलिए सेंटर में टैक्स के रूप में याद रखिएगा, यहां सेंटर में दिल्ली में उस समय 1719, किसी किसी किताब में 1719 मिलता है और किसी किताब में 1720 मिलता है। इस बात को ध्यान दीजिए, तो हम दोनों लिख दे रहे हैं 1719 और 20। फ्रेंड्स याद रखिए, दिल्ली की सत्ता पर यहां भी चेंजिंग होती है, यहां भी परिवर्तन होता है। यहां पर मोहम्मद शाह आता है। कौन आता है? मोहम्मद शाह आता है। और यह मोहम्मद शाह याद रखिएगा, इसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जानते हैं।
किसके नाम से जानते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला। और इसका रियल नेम देखा जाए तो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह फुल नेम था, और मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से पुकारा जाता था। अब रंगीला है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर बचपन की याद देखा जाए तो बचपन का नाम इसका कुछ और था। बचपन का नाम रोशन अख्तर था, और यह क्वेश्चन बीपीएससी अर्थात बिहार पीसीएस में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया, 1733 में, यानी किसने, मोहम्मद शाह रंगीला ने 1733 ईस्वी में, अब तक क्या होता था, बंगाल प्रांत में यहां पर सुजाउद्दीन बैठा हुआ है, नवाब बन के बैठा हुआ है। और जैसे याद रखिएगा, सुजाउद्दीन बेचारा आता है, यह सुजाउद्दीन 1727 में गद्दी संभालता और 39 तक रहता है। यहां तक कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब हुआ क्या कि उस समय ये जो है मोहम्मद शाह रंगीला जो है 1733 ईस्वी में बिहार को भी बंगाल में शामिल कर लिया। भैया एक छोटा सा एक क्षेत्र था, क्योंकि बंगाल का एक एरिया था, मुख्य रूप से बंगाल में 3 ही एरिया, बंगाल और उड़ीसा और बिहार। तो उस समय 1733 ईस्वी में मोहम्मद शाह के नेतृत्व में, इनके द्वारा, क्योंकि केंद्रीय सत्ता में बैठा हुआ, इसी के नेतृत्व में बिहार को भी शामिल कर लिया गया। इतनी बातें शामिल हो गई। अब ये बिहार जब बंगाल के क्षेत्र में जुड़ जाएगा तो आप अपने दिमाग से लगाइएगा कि बिहार में भी कोई तो दीवान का काम करता होगा ना। तो याद रखिएगा, बिहार में दीवान का जो काम करता था उसका नाम अलीवर्दी खां था। क्या नाम था उसका? नाम अलीवर्दी खां था। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई। हुआ क्या कि अलीवर्दी जो खां है, ये अपने आप को बंगाल का नवाबी लेना चाहता है। बहुत चापलूस है, बुद्धिजीवी भी था, योग्य भी था और कर्मठी भी था। इसके अंदर शासन चलाने के भी तत्व थे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये धीरे धीरे चालाकी लगाने लगा कि किसी तरीके से अब तो हम बिहार से बंगाल में शामिल ही हो गए हैं, हम ऐसा क्यों न करें, हम एक बार बंगाल में हम नवाब न क्यों बन जाएं, अच्छा खासा नवाब बन जाएंगे, क्योंकि टैक्स पहले से ये सब प्रथा लागू है, और ये सब प्रथा लागू है तो हम भी इसी में मुनाफा अच्छा खासा कमा लेंगे। अब ये क्या किया, धीरे धीरे षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। ये अलीवर्दी खां षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। अब किस लिए रचना शुरू कर दिया? केवल नवाबी के लिए। केवल किसके लिए? नवाबी के लिए इन्होंने रचना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से याद रखिए फ्रेंड्स, सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। अलीवर्दी खां यह सोच रहा था जिस दिन सुजाउद्दीन इस नवाबी से इसका पत्ता साफ होगा, तुरंत सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां के नवाब
हम बन जाएंगे। ये कौन सोच रहा था? अलीवर्दी खां। अब ये षड्यंत्र पहले से रच रहा था कि जल्दी जल्दी सुजाउद्दीन के बाद, या सुजाउद्दीन अगर हट जाते, काश मैं भी यहां का राजा बन जाता, यहां का नवाब बन जाता। ये कौन सोच रहा था? अलीवर्दी खां सोच रहा था। फ्रेंड्स, सुजाउद्दीन की जैसी मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद ये तो दांव लगाए बैठा था कि काश मैं नवाब बनता। सुजाउद्दीन जैसे मरा, तुरंत नवाब के रूप में, नवाब के रूप में याद रखिएगा, सरफराज गद्दी पर बैठता है। कौन गद्दी पर बैठता है? सरफराज। अब देखिए एक चीज बताइए, अलीवर्दी खां अपने दिमाग में लगा के बैठा है कि हम काश नवाब हम बने, और सुजाउद्दीन जैसे मरा, सुजाउद्दीन के बाद गद्दी पे किसको बैठाया गया? सरफराज को बैठाया गया। अब याद रखिएगा, इधर सेंटर में कौन बैठा हुआ है? मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इतनी बड़ी षड्यंत्र रची जाएगी, अलीवर्दी खां द्वारा सरफराज की हत्या कर दी जाती है। यानी सरफराज की हत्या कर दी जाती है, और जब सरफराज की हत्या कर दी जाएगी फ्रेंड्स, तो ये गद्दी लेने के लिए क्या करेगा? अपने आप को नवाब घोषित करने के लिए वहां जाएगा कि नहीं जाएगा? इतनी बातें पकड़ में अच्छी से आ गई होगी, कितना बड़ा षड्यंत्र है ये। काश ये ना आया होता, अलीवर्दी खान आया होता, तो शायद यहां का जो जिस तरीके से चल रहा था उत्तराधिकार, उसी तरीके से चलता। लेकिन देखिए हत्याएं शुरू हो चुकी। अब ये धीरे धीरे जो है, जो कूटनीति चल रही है, तो ये किसकी तरफ ले जाएगा? प्लासी के युद्ध की तरफ लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा? फ्रेंड्स, इसे हम थोड़ा सा मिटाते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, सरफराज की मृत्यु हो जाती है। अब भैया सरफराज की जब मृत्यु हो गई, तो अली बचा कौन? अलीवर्दी खां बचा हुआ है। अलीवर्दी खां क्या कहा? अपने आप को हम खुद ही नवाब समझ बैठे हैं, अब तो कोई शासन चलाने वाला नहीं। उसके बाद याद रखना फ्रेंड्स, ये सब ड्रामा केवल अभी भारत में ही हो रहा है, लेकिन आपने कभी विश्व की तरफ नजर नहीं देखा। उधर फ्रांस, ब्रिटेन कर्नाटक युद्ध में जूझे हुए हैं, यानी लड़ाइयां चल रही हैं, जैसा कि अभी उसके बारे में विवरण बताया जाएगा। आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिए कि सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद सरफराज जैसे गद्दी पे बैठता है, अलीवर्दी खां जो है इस सरफराज को क्या कर देता है? हत्या कर देता है। हत्या करवा दिया, और हत्या करवाने के बाद गलत तो तरीके से किया है, अपने आप को नवाब समझ बैठा, और जैसे नवाब समझ बैठा, लेकिन याद रखना, आज की दुनिया केवल पैसे की बिकी है। पहले भी था, आज भी देखा मैंने। सुनिए फ्रेंड्स, अब अलीवर्दी खां जो है, ये अपने आप को क्या समझ बैठा? अलीवर्दी खां जो है, ये नवाब समझ बैठा। लेकिन वैध रूप से नहीं, वैधानिक रूप से नहीं, अवैध रूप से, जबरदस्ती मैं ही नवाब हूं। यहां लिख लीजिएगा, अवैध रूप से ये अपने आप को नवाब समझ रहा था। अच्छा एक चीज बताइए, इधर क्योंकि आप, ये बंगाल है और ये केंद्रीय सत्ता यहां पर
रंगीला बैठे हुए हैं। भैया एक दिमाग लगाओ, क्योंकि यहां से राजस्व जा रहा है और बंगाल पे सबकी निगाहें टिकी हुई पहले से। यहां से जब राजस्व जा रहा है तो मोहम्मद शाह रंगीला को जब तक कुछ मिलेगा नहीं, खुश नहीं करेगा, तो वो भी ऑब्जेक्शन ले सकता है अली वर्दी खां के ऊपर। इसलिए अली वर्दी खां ने क्या किया, आपको याद होना चाहिए, 2 करोड़ रुपया ले जाके मोहम्मद शाह रंगीला के सर पे पटक दिया और क्या कहा कि 2 करोड़ आप रुपया हर जाना ले लीजिए, नजराना के तौर पे ले लीजिए, लेकिन मुझे आज मैं अवैध बैट नवाब घोषित किया हूं, आप मुझे वैध बना दीजिए। सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है कि 2 करोड़ दे करके यहां पर बंगाल का नवाब वैध तरीके से अली वर्दी खां नवाब बनने के लिए 2 करोड़ रुपया दे दिया। फ्रेंड्स, इससे सीख क्या मिली? एक छोटा प्रांत, एक छोटा नवाब बड़े बड़े हस्ती को पैसे के साथ ही झुका देता है। इस बात से पता चलता है कि बंगाल का जो सूबेदार है, केंद्र के नवाब को क्या किया, 2 करोड़ रुपया दे करके सत्ता खरीद करके केंद्रीय सत्ता को कमजोर बना दिया। इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है। फ्रेंड्स, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब कि ये मोहम्मद शाह रंगीला एकदम पैसे पे भूखा था। ये जो कर्मठ हो रहा है केवल आप समझिए केवल भारत में हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, आपने विश्व की तरफ नजर नहीं देखा। अब विश्व की तरफ चला देखिए, विश्व की तरफ क्या हो रहा है। याद रखना फ्रेंड्स, ये सरफराज बेचारा केवल एक साल रह पाता है, 39-40 ये रह पाता है। इधर ये केंद्रीय सत्ता यहां पर कमजोर हो गई। आप समझ रहे हैं, हम कहते हैं कि जब हमारा घर, हमारे प्रत्येक सदस्य अपने आप में एक अच्छे संबंध बनाएंगे तो विदेशी कोई कुछ कर नहीं पाएगा। ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। जैसा कि आप देखते हैं, ये सब तो यहां, उसके बाद आप चलेंगे 1740 तक आते आते आप इसे भी जानते हैं कि कंपनी भी अपने पैर मजबूत कर चुके थे। उधर अंग्रेज भी और फ्रांसीसी भी दोनों अपने अपने मजबूती से आ चुके हैं। 1740 के बाद आप जानते हैं कि जैसा कि प्रथम साइलेंसिंग वार भी हुए, जिसे प्रथम कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जरा एक नजर इधर रखते हैं। अगर सपोज दैट अगर यहां पर मोहम्मद शाह रंगीला अगर कठिनाई से और सशक्त होता तो शायद यहां विदेशी लोग क्या करते, कुछ कर पाते, नहीं कर पाते। तो याद रखिएगा 1740 ईस्वी के बाद, याद रखिएगा इधर 3 कर्नाटक युद्ध लड़े जा रहे हैं। फ्रेंड्स, तीनों कर्नाटक युद्ध का इसके पहले मैं जबरदस्त 3 वीडियो बनाए हैं, 3 क्लास लिए हैं और तीनों क्लास आप डीपली अध्ययन कर लेंगे। लेकिन यहां हम थोड़ा सा लेक्चर जरूर देंगे, स्पीच जरूर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर ये 48 तक चलता है।
क्लियर? ये जो 1740 में इधर देखेंगे ब्रिटेन और फ्रांस में, इधर धीरे धीरे आपस में मन मुटाव हो रहा था। किसके लिए हो रहा था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। जैसा कि जानते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में केवल स्पेशल क्या हुआ था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। किसके लिए? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। अब सवाल उठता है कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार क्या मैटर है? तो याद रखिए, ऑस्ट्रिया के एक राजा थे जिनका नाम था चार्ल्स सिक्स। इनके पास एक सुपुत्री थी जिनका नाम था मारिया थेरेसा। इनके पास पुत्र नहीं थे, राजा के पास बेटा नहीं था, केवल इकलौती बेटी थी, केवल इकलौती बेटी थी। और इसकी शादी किसी राजकुमार से होगी। फ्रेंड्स, एक बात आप दिमाग लगाइए कि आखिर ये फ्रांस और ब्रिटेन को क्या दिक्कत थी? फ्रांस ये चाह रहा था कि ऑस्ट्रिया में जो दबदबा हो वह मेरा हो, मेरा ही एक सदस्य, मेरा ही साथी ऑस्ट्रिया को चलाए। और यही बात ब्रिटेन भी चाह रहा था कि हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रिया में जो शासक हो वह हमारा करीबी ही हो। यही बात लेके चल रही थी। जैसा कि आप जानते हैं, यह बात अभी तक 1740, ये केवल आप यही समझिए कि केवल फ्रांस और ब्रिटेन में ही आपस में गिड़गिड़ाहट चल रही ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर। उत्तराधिकार में केवल यह सोचा जा रहा था बिटिया है, एक इसकी शादी हो जाएगी और शादी होने के बाद अपने ससुराल चली जाएगी, घर चली जाएगी, यहां घर जमाई शासक बनेगा। और फ्रांस ब्रिटेन यही सोच रहे थे घर जमाई शासक न बने बल्कि हमारा कोई करीबी बने। यही है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के लिए लड़ाई। फ्रेंड्स, ये बातें तो समझ में आ गई कि वहां हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध ये लासापल संधि के तहत फ्रांस और ब्रिटेन का समझौता भी हुआ, जो कि नौवां प्रांत में है। अब सवाल उठता है कि जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था, ये कहां से कहां था? कि 1746 से लेकर 1748 तक। फ्रेंड्स, ये 1740 से लेकर के 42 तक, 1740 से लेकर 42 तक, याद रखना, इसको प्रथम साइलेंसिंग वॉर भी कहा जाता है। युद्ध भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम साइलेंसिंग वॉर युद्ध किसे कहा जाता है, तो आप तुरंत किसको बताएंगे? प्रथम कर्नाटक युद्ध को। और प्रथम कर्नाटक युद्ध में दो साइलेंसिंग वॉर हुए, इस बात को याद रखिएगा। तो आपको पकड़ में क्या आ गया कि जो साइलेंसिंग युद्ध है वह प्रथम कर्नाटक युद्ध से ही संबद्ध है। आगे चलिए, अब देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 48 तक।
48 के बाद क्या होता है 1749 से लेकर, याद रखिएगा 1754 तक। क्लियर? इसमें क्या होता है, इसमें कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार के लिए होता है। किसके लिए होता है? कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार के लिए होता है। ये बातें तो पकड़ में आ गई कि प्रथम कर्नाटक इसका मतलब विदेशी था, जो मैटर था विदेशी था, लेकिन द्वितीय कर्नाटक स्पेशल भारत का था। अब सवाल उठता है तृतीय कर्नाटक युद्ध जैसा कि आप जानते हैं 1756 से लेकर 63 तक। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है इसे अंबोर का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंबोर का युद्ध भी कहते हैं। और तृतीय कर्नाटक युद्ध याद रखिए इसे सप्त वर्षीय युद्ध कहते हैं, क्योंकि 7 वर्षों तक चला है। और याद रखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो समझौता होता है वह पांडिचेरी में समझौता होता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो पांडिचेरी है, समझ रहे हैं, ये जो पांडिचेरी है ऐसे नहीं मिला था, फ्रांसीसियों को ऐसे नहीं मिला था। आप समझिए, एक बार अंग्रेजों ने कब्जा किया, लड़ाई किया, लड़ाई करने के बाद सर आयत कूट जो कि ब्रिटिश से आए थे, एक जनरल के रूप में ब्रिटिश से अधिकारी आए थे, और इन्होंने आते ही तुरंत कहा क्या कि फ्रांसीसी की सेना भारत में बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए, अगर दिख गई तो व्यापार बिल्कुल नहीं करने पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि सभी की सभी सेना यहां से पलायन हो जाए। हम आपको इस शर्त पे, अगर फ्रांसीसी को अगर इस शर्त पे अगर व्यापार करने देंगे जब उनके पास कोई सेना नहीं होगी। तो पांडिचेरी की जो याद रखिएगा हुआ था, इतनी बातें सुनारी, इसमें इस शर्त पे हुआ था कि पांडिचेरी हम आपको इस शर्त पे दे देंगे जब आप अपनी सेना यहां से हटा लेंगे। इस प्रकार से याद रखिए पांडिचेरी फ्रांसीसियों के कब्जे में। भारत देश आजाद होने के बाद 1954 में फ्रांसीसी छोड़ दिए। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई, यानी पांडिचेरी भारत में आया भारत देश आजाद होने के बाद 1954। और तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ, इसमें जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, इसमें फ्रेंड्स याद रखिए ये पेरिस के समझौते से संबंध है। लेकिन जो पेरिस के समझौते से संबंध है भैया, ये भी याद रखिए यूरोप में होता है। ऑस्ट्रिया की तरफ फ्रांस था और जर्मनी की तरफ ब्रिटेन था। ये बातें समझ में आ गई। और याद रखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध
ये तीनों लड़ाई भारतय में हुई थी, इसलिए कर्नाटक युद्ध के नाम से ही जाने जाते हैं। क्लियर? ये बातें आपको अच्छे समझ में आ गई। ये तो रहा प्रथम कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक और तृतीय कर्नाटक। ये अगर यहां पर इत्तेफाक से बाहरी लड़ाई हो रही है, इधर केंद्रीय सत्ता कमजोर होगा, तो आप समझ सकते हैं घर में एक दूसरा व्यक्ति अपनी छवि बसा के ही जाएगा। फ्रेंड्स, आज की क्लास हम ये ड्रॉप करते हैं, मिलते हैं और एक बेहतर क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। जब तक प्लासी का युद्ध नहीं हो जाता तब तक समझिएगा कि प्लासी का युद्ध आपका लॉन्ग स्ट्रांग में है। उसके बाद बक्सर का युद्ध आएगा, फिर इलाहाबाद की संधि आएगी। फ्रेंड्स, आप अनवरत देखते रहिए, क्लासेस अनवरत चलती रहेंगी। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि आप उदय जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट करना कभी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।